नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान संपन्न हो गया। आज 18 जिलों की 101 सीटों के लिए वोटिंग हुई। सुबह से लोग अपने घरों से निकले और लाइन में लगाकर वोट दिया। लोकतंत्र लोकतंत्र के इस महापर्व में कई बूथों पर एनडीए और महागठबंधन के दलों के समर्थकों के बीच छिटपुट झड़प हुई। वहीं मांझी में सीपीएम एमएलए और प्रत्याशी सत्येंद्र यादव के काफिले पर भी हमला हुआ। उधर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखुपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों की जनता ने 1314 उम्मीदवारों की किस्मत के फैसले को ईवीएम में कैद कर दिया। पहले चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें पर वोटिंग हुई। पहले चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट के 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। इसमें बीजेपी कोटा से 11 और जेडीयू कोटा से 5 मंत्री शामिल हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण में लखीसराय से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर पथराव की घटना सामने आई है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अपने काफिले पर पथराव और गोबर फेंके जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि यह हमला राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के समर्थकों ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश करने के दौरान किया। विजय सिन्हा ने घटना के लिए आरजेडी पर हमला बोला और लखीसराय के पुलिस अधीक्षक को भी निशाने पर रखा। विजय सिन्हा ने लखीसराय के एसपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यहां का एसपी एकदम कायर और कमजोर है। मामला लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 404 और 405 के पास की है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अपने निर्वाचन क्षेत्र के पोलिंग बूथों पर चल रहे मतदान का जायजा लेने निकले थे। इसी दौरान बूथ नंबर 404 और 405 के करीब आक्रोशित लोगों ने उनका काफिला रोक दिया। आरोप है कि उनके काफिले की गाड़ियों पर गोबर और पत्थर भी फेंके गए। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। विजय कुमार सिन्हा के सुरक्षाकर्मियों ने किसी तरह हालात को काबू में लिया। इस घटना को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बूथ कैप्चर करने की कोशिश हुई है। आके यहाँ डिस्टर्ब किया। लोग गांव वाले लोग कह रहे कि दारू पी करके दो बार आया है, दोनों बार गांव वाले को खदरवाया है। लोकल प्रशासन के द्वारा कई लोगों को चोट लगा है, गांव में घुस के मारा है। ये तो झलक रहा है। ये एसपी को संज्ञान में लेना चाहिए पूरी तरह से। हमने तो कहा प्रशासन को कि दारू पिए हुए उसकी जांच करवा दो। नगर परिषद का अरविंद पासवान और अजय सिंह ये 24 आवर दारू पी के रहता है, क्यों जांच नहीं करवाता इन लोग का? प्रशासन की विफलता की समीक्षा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के बख्तियारपुर अपने गृह क्षेत्र मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में 10:05 पर वोट किए। उसके बाद अपने पैतृक घर के परिवार के सदस्यों से मुलाकात करने के बाद वापस पटना के लिए रवाना हो गए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद थे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 18 जिलों की 121 सीटों पर चुनावी प्रक्रिया के बीच लालू प्रसाद यादव परिवार ने पटना के वेटरनरी कॉलेज बूथ पर अपना मतदान किया। परिवार के साथ मतदान करने वालों में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य शामिल थी। मतदान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मीडिया से बातचीत में अपने दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जीत का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि दोनों बेटे जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता का प्यार उन्हें जरूर मिलेगा। ये बयान इसलिए खास है क्योंकि तेज प्रताप यादव इस बार अपनी पार्टी बनाकर राजद से अलग चुनाव लड़ रहे हैं। राबड़ी देवी द्वारा दोनों बेटों को साथ में आशीर्वाद देने से परिवार में एकता और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद मजबूत रिश्तों का संकेत मिला है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के बाद तेज प्रताप की राजद में घर वापसी हो सकती है।
बिहार में पहले चरण के लिए मतदान के बीच दूसरे फेज के लिए नेताओं का धुआंधार प्रचार भी चल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अररिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अररिया की रैली में आरजेडी को घेरते हुए उन्होंने कहा, बिहार में जंगल राज की सरकार 1990 से 2005 तक 15 साल तक रही। जंगल राज ने बिहार को बर्बाद कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर आपको सिर्फ लूटा गया। जंगलराज के 15 साल में बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बने? शून्य यानी नील बटे सन्नाटा। जंगलराज के उन 15 वर्षों में बिहार में एक भी आईआईटी या आईआईएम नहीं आया। एक पूरी पीढ़ी का भविष्य आरजेडी के नेता खा गए। घुसपैठियों के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस आरजेडी को घेरा। जनसभा में उन्होंने कहा कि हमारे प्रयासों के सामने एक बड़ी चुनौती है घुसपैठिए। एनडीए सरकार पूरी क्षमता और ईमानदारी से घुसपैठिए की पहचान कर रही है। उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी उन्हें बचाने में लगे हैं। उन्हें बचाने के लिए वे तरह तरह के झूठ बोलते हैं, राजनीतिक यात्राएं आयोजित करते हैं। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज बने? जंगल राज में कितने मेडिकल कॉलेज बने? जरा जोर से बताइए, कितने मेडिकल कॉलेज बने? 0, शून्य। साथियों, जंगल राज के उन 15 सालों में न बिहार में एक भी आईआईटी आई, ना ही आईआईएम आया, ना ही एक भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ हुई। पूरी एक पीढ़ी का नौजवान देखिए, पूरी एक पीढ़ी का भविष्य आरजेडी के नेता खा गए दोस्तों। सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा में सीएम योगी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि आज मैं आपके बीच ये पूछने आया हूं कि वो कौन हैं जिन्होंने बिहार के युवाओं के लिए पहचान का संकट पैदा किया। वो कौन लोग हैं जिन्होंने बिहार की पहचान को कलंकित किया। बिहार को वो युवा चाहिए जिनकी अपनी बुद्धि हो, अपनी प्रतिभा हो। बिहार के युवा दुनिया में जहां भी गए, उन्होंने अपनी बुद्धि, मेधा, प्रतिभा और पहचान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन बिहार के लिए पहचान का संकट पैदा करने वाली राजद और कांग्रेस फिर से छलावा करने की कोशिश कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस और राजद को अब मौका नहीं मिलेगा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब विधानसभा के खाजवे कला स्थित टेढ़ी घाट के इम्फेड जीसस हाई स्कूल के बूथ संख्या 238 पर अपने परिवार के साथ अपना मतदान किया। नंदकिशोर यादव पटना साहिब सीट से 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। वहीं इस बार बीजेपी ने पटना साहिब से नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया है और नए चेहरे रत्नेश कुशवाहा को पटना साहिब से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के दौरान भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने अपने गृह क्षेत्र में वोट डाला। वह बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के अपने गांव जोकहरी पहुंचे, जहां उन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोकहरी में बने बूथ संख्या 152 पर मतदान किया। जैसे ही पवन सिंह वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंचे, उन्हें देखने के लिए इलाके के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। अभिनेता ने भी बिना किसी परेशानी के अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य निभाया। मतदान करने के बाद पवन सिंह काफ़ी खुश नजर आए। गौरतलब है कि भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह भोजपुर जिले के बड़हरा विधानसभा के जोकहरी गांव के ही मूल निवासी हैं। एनडीए के स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार चुनाव प्रचार करने के बाद वह सीधे अपने गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आम नागरिक की तरह अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से वोट बहिष्कार का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अमरख पंचायत के मधौल पोखर स्थित बूथ संख्या 113, 114 और 115 पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार मांग करने के बावजूद शमशान घाट का निर्माण नहीं किया गया, जिसके कारण उन्होंने इस बार वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक शमशान घाट नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं देंगे। वहीं मुजफ्फर के ही गायघाट प्रखंड के सुबास केसो गांव में भी ग्रामीणों ने अपनी मांगों के समर्थन में वोट बहिष्कार का ऐलान किया है। मतदान केंद्र पर सुबह से ही ग्रामीण मतदान करने नहीं पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से
बुनियादी सुविधाओं की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी नाराजगी में उन्होंने वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वोट नहीं देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच आज एक दिलचस्प खबर सामने आई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दक्षिण अफ्रीका के निर्वाचन आयोग के चेयरपर्सन मोसोथो मोएपिया का अचानक फोन आया। उन्होंने बिहार जैसे विशाल राज्य में हो रहे चुनावों के लिए शुभकामनाएं दी, जहां करीब 7.5 करोड़ मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों अधिकारियों के बीच हुई बातचीत में मोएपिया ने यह भी बताया कि दक्षिण अफ्रीका के सांसद जल्द ही भारत का दौरा करना चाहते हैं, ताकि वे यहाँ की चुनाव प्रणाली को नज़दीक से समझ सकें, जिसे दुनिया की सबसे पारदर्शी और प्रभावशाली व्यवस्थाओं में गिना जाता है। भारत निर्वाचन आयोग के इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत बिहार विधानसभा चुनाव का अवलोकन करने आए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने नालंदा जिले में चुनाव और मतदान का प्रक्रिया का जायजा लिया। विदेशी मेहमानों के इस दल ने जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया और चुनाव प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों, मतदान कर्मियों और मतदाताओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई पारदर्शी, सुरक्षित और समावेशी मतदान व्यवस्था की सराहना की। एक प्रतिनिधि ने कहा कि भारत में जिस कुशलता के साथ इतने बड़े पैमाने पर चुनाव का आयोजन किया जाता है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। प्रतिनिधियों ने ईवीएम, वीवीपैट का इस्तेमाल, सुरक्षा व्यवस्था और मतदाताओं की सुविधा के लिए किए गए इंतजामों को करीब से देखा। यह अवलोकन कार्यक्रम भारतीय चुनाव प्रणाली की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शादाब अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 11 नवंबर को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो दिल्ली दंगे फरवरी 2020 में हुए थे और जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। उमर खालिद और अन्य आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट की टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। आरोपियों के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने कोई हिंसा नहीं की थी और वे केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आरोपियों के खिलाफ क्या सबूत है। दिल्ली पुलिस 11 नवंबर को अपना जवाब दाखिल करेगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शाहबानो की बेटी की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें फिल्म हक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि फिल्म एक फिक्शन है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब कोर्ट की टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। कोर्ट ने कहा कि फिल्म एक फिक्शन है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म शाहबानो के जीवन से प्रेरित है, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि शाहबानो की निजता का अधिकार उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गया है। कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म को यूए 13+ सर्टिफिकेट मिला है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक उपाय नहीं अपनाया और सीधे कोर्ट में याचिका दायर कर दी। बता दें आपको, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शाहबानो की बेटी की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें फिल्म हक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि फिल्म एक फिक्शन है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब कोर्ट की टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। कोर्ट ने कहा कि फिल्म एक फिक्शन है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म शाहबानो के जीवन से प्रेरित है, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि शाहबानो की निजता का अधिकार उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गया है। कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म को यूए 13+ सर्टिफिकेट मिला है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक उपाय नहीं अपनाया और सीधे कोर्ट में याचिका दायर की। केदारनाथ धाम में बीती रात से लेकर हुई जोरदार बर्फबारी से संपूर्ण केदारपुरी बर्फ की चादर में लिपट गई। लगभग आधा फीट तक बर्फ जमने से धाम का तापमान -डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
वहीं चमोली जिले में शाम को बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते धाम में कड़ाके की ठंड होने लगी है। बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण प्रभावित हुए हैं। यहाँ करीब 400 श्रमिक विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी NS रिजवान ने बताया कि केदारनाथ में 304 घंटे तक लगातार बर्फबारी होती रही, जिससे पूरा क्षेत्र सफेद चादर से ढक गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।